लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में हमने मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कवर किया था, जिसमें मोशन, रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन के टर्म को हमने डिफाइन किया था। मोशन में हमने दो चीजें देखी थी, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट, लीनियर इज अ स्ट्रेट पाथ एंड यूनिफॉर्म इज सेम स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। तो मूवमेंट करना है स्ट्रेट पाथ पर सेम स्पीड के साथ। एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन मूव करती है स्ट्रेट और लीनियर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड के साथ। एंड देन मोशन और मूवमेंट एट अ लीनियर पाथ विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और चेंज इन स्पीड। इसके एग्जांपल्स में हम जैसे देख सकते हैं, अगर कार है तो जब सिग्नल फेस करती है सो वो वहां रुक जाती है, सो उसका स्पीड कैसे कम ज्यादा हो सकता है ड्यू टू सिग्नल्स। एंड रिलेटिव मोशन में हमने क्या देखा था, दो ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देख रहे हैं। एक को वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई देता है, सो दूसरे को वो मोशन पे दिखाई देता है। इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था ट्रेन का। एंड फर्दर एग्जाम्पल अर्थ, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो हमको क्या लगता है कि अर्थ तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन सिमिलरली अगर कोई स्पेस से अर्थ को देख रहा है तो अर्थ उसको कैसे रोटेशन में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ को देखने के लिए दो ऑब्जर्वर है, एक हम और एक स्पेस से सेकंड ऑब्जर्वर। सो फर्स्ट हमें वो रेस्ट पे दिखाई दे रही है एंड सेकेंडली उन्हें स्पेस में रोटेशन पे अर्थ दिखाई दे रही है। सिमिलर एग्जांपल सन का भी ले लो आप। सन के अराउंड स्टार्स मूव होते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है सन मूव हो रहा है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बाद देन हम मूव हुए थे टर्म्स के ऊपर। उन टर्म्स को हमने क्लियर किया था, जिसमें दो टर्म्स थी, पहला फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी में भी हमने देखा था कि दो टर्म इंक्लूड होती है और दो टाइप इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या था, जो भी चीज एनीथिंग विच कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ नंबर विथ यूनिट, इट्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेट है 24 kg, हाइट है 2 सेंटीमीटर, मास है, मास वेट के अकॉर्डिंग चला जाएगा, फोर्स है, फोर्स न्यूटन में चला जाएगा, टाइम है, टाइम भी नंबर और सेकेंड और मिनट्स में आ जाएंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी को दो इसमें डिवाइड था, जो था स्केलर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल था टाइम, टाइम को सिर्फ हम नंबर और यूनिट में रिप्रेजेंट करते, उसके साथ किसी डायरेक्शन को लाके ऐड नहीं करते। एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या था कि डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, तो नंबर के साथ साथ इंक्लूड क्या होता है, डायरेक्शन होता है। सो इसका एग्जांपल हमने दिए थे, जैसे फोर्स, तो 10 न्यूटन और 10 एन का फोर्स लगा रहा है वो ईस्ट से और वेस्ट से। ओके, सो डायरेक्शन फोर्स के साथ इंक्लूड हो गया, इसलिए फोर्स किस में चला गया, वेक्टर क्वांटिटी में। एंड सेकंड हमने देखा था यूनिट्स, जिसमें दो टाइप देखे थे हमने, एसआई एंड सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट में एमकेएस इन्वॉल्व हो जाता है, एम फॉर मीटर, K for kilogram and S for second. Similarly, C for centimeter, G for gram and S for second. So SI यूनिट जो है वो इंटरनेशनल यूनिट है और ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू सीजीएस यूनिट से। फर्दर आगे बढ़ने से पहले हमें ये सब चीजों को याद रखना है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी बॉडी को जिसपे कोई मोशन या रेस्ट हम देख रहे हैं, वो बॉडी लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। एग्जाम्पल, वो बॉडी हम भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट हम भी हो सकते हैं, या रेस्ट पे रखी गई कोई भी। सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट को हमें याद रखना है, एंड देन सेकंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को याद रखना है कि पाथ तो लीनियर है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या, या स्पीड सेम है। ओके, देन फिर हमें टर्म्स को याद रखना है। टर्म्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं ये क्लियर कर लेना है। एंड देन उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या इंक्लूड होता है, तो स्केलर में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, वेरएज वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद हमें यूनिट्स याद रखना है कि अगर कहीं भी आगे चल के प्रॉब्लम्स और सम्स आते हैं तो उसमें यूनिट्स
बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब एसआई में कन्वर्ट है या नहीं और सब सीजीएस में है या नहीं। अगर एसआई में नहीं है तो उसे सीजीएस से एसआई में हमें करना। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस जो होता है वो हमारा एक्चुअल और टोटल पाथ होता है जो हमने कवर किया है, चाहे वो जिगजैग हो या सर्कुलर हो। हम स्टेप्स काउंट करते हैं ना, सो वो जो ऐप रहते हैं स्टेप काउंटर जिनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट और स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, वो पाथ पे या वो पॉइंट ए टू बी पे पहुंचने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत है और स्ट्रेट पाथ की जरूरत है। वो अगर वो स्ट्रेट पाथ है तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ऑलवेज स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। अब ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, सो हम वहां पे एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करेंगे कि अगर मेरा पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जाने के लिए एक्चुअल पाथ पे कोई स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन नहीं है जहां से मैं जा सकूं, सो मैं इमेजिन करूंगी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट सम टाइम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में चला जाता है। एंड डिस्टेंस को इसीलिए क्या कहते हैं, रियल पाथ और एक्चुअल पाथ कहा जाता है। सो जब मैं इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग चलूंगी, सो मुझे कैसे पता चलेगा वहां का डिस्प्लेसमेंट इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग क्या है। सो मैं देख सकती हूँ मैप पर, जीपीएस सिस्टम पे, वहां जो भी है हमें इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बताता है। ओके, अगर सपोज मैं अंधेरी टू दादर का डिस्टेंस देख रही हूँ कि मुझे अंधेरी से दादर कितना किलोमीटर जाना है, सो वो जो किलोमीटर बताएगा, सो वो तुम्हें क्या डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताएगा, ना कि एक्चुअल पाथ और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताएगा। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सम टाइम इमेजिनरी लाइन हो जाती है, लेकिन अदरवाइज वाइज वो स्ट्रेट लाइन है। अगर पॉइंट टू पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए कोई स्ट्रेट पाथ है तो वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। अब इन केस तुम होम से लेके स्कूल जाना है, तो होम से लेके तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहले फ्रेंड के घर जाओगे देन फिर उसे लेके स्कूल जाओगे। सो ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। एंड देन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी तक यानी होम से स्कूल तक डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन एक तुम्हारे पास है उस पे तुम सो वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग तुम ज्यादा डिस्टेंस होगा तुम्हारा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। और एक बात और है कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन भी देखी जाती है, यानी पॉइंट ए से तुम्हें स्टार्ट करना है। पॉइंट ए, अभी सपोज कर लो तुम्हें होम से स्टार्ट करना है और तुम्हें कहाँ जाना है, डायरेक्ट स्कूल जाना है, तो स्कूल किस डायरेक्शन में है, तो स्कूल अगर तुम्हारा होम ए की तरफ है मतलब नॉर्थ की तरफ है तो स्कूल कहाँ पे होगा तुम्हारा, साउथ की तरफ होगा। सो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें जरूरत होती है डायरेक्शन की भी, जबकि डिस्टेंस में तुम्हें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट तुम जितना भी पाथ कवर कर लो सबका टोटल ऐड करके पाथ तुमने कवर किया और तुमने इतने किलोमीटर रनिंग की है। ओके, तुम घर से निकले, ग्राउंड गए रनिंग के लिए, फिर वहां से फिर रिटर्न घर आए। सो घर से निकल के ग्राउंड जाके फिर रिटर्न घर आके जितने भी स्टेप होते वो सब डिस्टेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा कि तुम घर से निकले और ग्राउंड गए। ओके, तो घर से निकल के ग्राउंड जाने के लिए तुम्हारा जो किलोमीटर था पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बोलते हो कि मैं रिटर्न फिर घर पे आ रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं, अगर मेरा पॉइंट ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी है और फिर कुछ वक्त के बाद पॉइंट ए ही मेरा एंडिंग पॉइंट भी है, सो तुम्हारा उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कभी भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी वक्त गिना जाता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो। ओके, तो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे पाथ कैसा भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर काउंट कर लेना है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन देखना है, लेकिन उससे पहले देखना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी दोनों भी डिफर होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट।
फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन का वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो वही इमेजिनरी लाइन सोचोगे, सोच नहीं हो सकते हो तो जाओ मैप में देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो भी डिस्टेंस बताएगा सो वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का किलोमीटर होगा। तो इससे एक और बात क्लियर होती है, जब डिस्टेंस जो है हमारा डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करता तो ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ नंबर और यूनिट शो होते हैं विदाउट डायरेक्शन के, तो वो तो मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड सिर्फ इन्वॉल्व होता है स्केलर क्वांटिटी में, व्हेरेas डिस्प्लेसमेंट ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर इन्वॉल्व। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, नंबर विथ यूनिट, तो नंबर यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो हमें इससे ये क्लियर हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हेरेas अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे स्टार्टिंग टू एंड है, जो पहले इसमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट था, देन हमने टर्म क्लियर किए, टर्म के बाद हम आए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, पाथ देखा कि एक एक्चुअल और रियल पाथ होता है, जबकि दूसरा शॉर्ट लाइन और स्ट्रेट लाइन होती है बिटवीन स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। और टाइप में देखा हमने कि ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इंक्लूड, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा क्या डिस्टेंस में? नहीं। और डिस्प्लेसमेंट में यस। सो उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट देखा कि वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है डिस्टेंस की, क्योंकि हम कितना भी डिस्टेंस कवर कर ले सो वो नंबर्स हमारे किलोमीटर इंक्लूड होते रहेंगे दिन भर कि आज आप इतना किलोमीटर चले हो। ओके, सो ऑलवेज पॉजिटिव में जाएंगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस पे? ए से बी स्ट्रेट लाइन पे मैं वॉक करके गई, सो ये किलोमीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं बैक से पॉइंट ए की तरफ रिटर्न आ रही हूँ जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, सो मैं नेगेटिव में जाते जा रही हूँ। और जब मैं प्रॉपर पॉइंट ए पे आ गई, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वही मैंने एंडिंग पॉइंट बना लिया, तो वहां मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस में मैं क्या इंक्लूड करूंगी कि आज मैंने 5 किलोमीटर वॉक की, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या इंक्लूड करूंगी कि आज मैंने 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन को इन्वॉल्व रखना। अब ये कुछ पॉइंट है कि डिस्टेंस कीप इंक्रीजिंग एज यू मूव, देन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली ऑन योर स्टार्ट एंड फाइनल पोजीशन। इफ यू कम बैक इट बिकम 0 नो मैटर हाउ फार यू वेंट। कोई मतलब नहीं फिर कितना तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो एक हो गया। सो इस कंडीशन में एस जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को और एस बार जो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, एक टाइम पे वो इक्वल भी हो सकते हैं। फर्दर डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा एंड डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। सो ये एग्जाम्पल था हमारा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये जिगजैग करके होम से स्कूल की तरफ गए। पॉइंट ए इज होम, देन पॉइंट ई इज स्कूल। फर्दर हम मूव करते हुए जितना भी डिस्टेंस कवर किए वो डिस्टेंस में आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे डायरेक्ट होम से स्कूल जाना है स्ट्रेट लाइन में। देन ये एक एग्जांपल है पॉइंट ए टू बी, ये पाथ तो लीनियर है लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही हूँ, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि यह दोनों पॉइंट अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। लेकिन फर्दर वही 100 मीटर के पाथ को फिर से वॉक करके मैं घर पे पहुंच गई। सो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मेरा इस केस में डिस्टेंस तो 200 मीटर है जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम।